गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस उत्तराखंड एलटी मॉक टेस्ट नंबर 1। तो कुछ यहाँ पे जो मॉक टेस्ट जो हमने बना रखे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके साथ भी शेयर किए जा रहे हैं। बाद में अगर बात करें जब एलटी एग्ज़ाम होंगे उससे पहले एक महीना पहले लगभग आप परचेज कर सकते हैं मॉक टेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को लास्ट टाइम आप जांचें कि आपने कितना प्रिपेयर किया है और किस लेवल की आपकी स्टडी रही है, किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन रही है, तो आप जो है परचेज कर सकते हैं उस टाइम पे। लेकिन हम कोशिश करेंगे अधिकतर जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, हु अमंग दीज कॉल्ड अ होम स्पन फिलोसोफर। तो होम स्पन फिलोसोफर किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। मैथ्यू अर्नोल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राजा राव, वॉल्ट विटमैन। तो करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन जो है अमेरिकन पोइट हैं और एसेइस्ट भी रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी बात करें तो इनका एक फेमस एक पोइट्री कलेक्शन आपने सुना होगा, लीव्स ऑफ ग्रास करके है। और इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फादर ऑफ फ्री वर्स, फ्री वर्स किसे बोलते हैं? फ्री वर्स जो है पोइट्री का टाइप होता है। और फ्री वर्स का मतलब है जिसमें वर्स भी ना हो। एक तो होता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती है लेकिन वर्स होता है, मीटर होता है। लेकिन फ्री वर्स में ना तो आपको मीटर देखने को मिलेगा और ना ही राइम देखने को मिलेगी। तो फ्री फ्रॉम वर्स और राइम बोल सकते हैं हम उसको। तो फादर ऑफ फ्री वर्स इनको कहा जाता है। पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी इनको कहा जाता है, वॉल्ट विटमैन को। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच फ्रेज वॉज नॉट कॉइन्ड बाय टी.एस. एलियट। तो कौन सा फ्रेज जो है टी.एस. एलियट के द्वारा कॉइन नहीं किया गया है, ये बताना है हमें। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन है नेगेटिव कैपेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, थर्ड ऑप्शन है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डी ऑप्शन है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और कौन सा कॉइन नहीं कर रखा है इन्होंने, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेगेटिव कैपेबिलिटी। और ये क्वेश्चन आपके लिए, चाहूँ तो मैं इसका आंसर बता सकता हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं। आप भी सर्च कीजिएगा अपने लेवल से। अगर आप को नहीं मिल पाता है तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका आंसर वहीं पे कमेंट बॉक्स के ज़रिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है ये किसने कॉइन कर रखा है और किसके लिए कॉइन किया था, ये आप बताएंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ समर इन कैलकाटा। समर इन कैलकाटा के ऑथर कौन है? समर इन कैलकाटा के ऑथर कौन है, किसने इसको लिखा है? नजीम इज़िकल, ए.के. रामानुजन, कमला दास, तोरू दत्त। 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर बताना है। तो समर इन कैलकाटा जो है ये किसने लिखा है? ये लिखा है कमला दास ने। कमला दास एक इंडियन पोइटेस हैं और जो कन्फेशनल पोइट्री लिखने के लिए जानी जाती हैं। कन्फेशनल पोइट्री अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जो है वहाँ पे वीडियो वॉच कर सकते हैं। कन्फेशनल पोइट्री से रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है। तो कमला दास को जाना जाता है समर इन कैलकाटा के लिए। और ये कब आया था? ये आया था 1965 में, 1965 में। अब कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है ये आप बताएंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियोज़ में हमने बहुत बार उसको डिस्कस कर रखा है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का इंग्लिश टाइटल क्या था, और जब इन्होंने उसको अपनी जो मदर टंग थी इनकी उसमें लिखा था तो उसमें क्या इसका नाम था, ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु रोड द फॉरवर्ड टू आनंद्स नोवेल अनटचेबल। मुल्क राज आनंद की बात चल रही है यहाँ पर। तो इनका जो अनटचेबल जो इनका नोवेल है एक, उसका फॉरवर्ड किसने लिखा था, यानी कि बोलें तो प्रीफेस से मतलब है। E.M. फॉस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, रुडियार्ड कीपलिंग, R.K. नारायण, ग्रैहम ग्रीन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा, अगर अनटचेबल की बात करें तो किसने लिखा है? E.M. फॉस्टर ने लिखा है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, E.M. फॉस्टर। और इसके अलावा एक जंगल बुक करके जंगल बुक लिखी है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से किसने वो लिखा है जंगल बुक को, वो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेसेक्स रेफर्स टू, वेसेक्स जो है ये रेफर करता है, किसको करता है? ऑप्शन हमारे पास हैं, द होम टाउन ऑफ जॉर्ज इलियट,
बी ऑप्शन है द रीजन वेयर ब्रोंटे सिस्टर्स लिव, यानी कि एक स्थान यानी कि क्षेत्र जहाँ से ब्रोंटे सिस्टर जहाँ रहती थी। और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है द रीजन वेयर हार्डीज नोवेल्स आर सेट, और जहाँ पे हार्डी के नोवेल्स सेट हैं, आधारित हैं जिस स्थान से। एन एरिया ऑफ स्कॉटलैंड, या एक एरिया स्कॉटलैंड का। 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डी के नोवेल जो हैं वो सेट हैं यहाँ पे। हार्डी के नोवेल की जो सेटिंग है वो वेसेक्स है, और हार्डी रीजनल नोवेलिस्ट कहलाते हैं। रीजनल नोवेलिस्ट इनको कहा जाता है। क्या इनके बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है, रीजनल नोवेलिस्ट ये कहलाते हैं। और एक इंडियन राइटर भी हैं, एक इंडियन ऑथर भी हैं जो रीजनल मालगुडी डेज के लिए जाने जाते हैं। मालगुडी उनके नोवेल की सेटिंग रहती है। तो कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है ये वाला क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउनिंग थे ऑप्टिमिस्ट थे कि पैसिमिस्ट थे, या एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं थे। तो ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, ये जो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे ये ऑप्टिमिस्ट थे, आशावादी थे। इन्होंने एक लाइन कही है पिप्पा पासेज में, हमें भी आप इसको सर्च कर लीजिएगा, गॉड इज इन हेवन एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट करके, ऐसी लाइन है। और इसके ठीक अपोजिट लिखा है हार्डी ने। हार्डी को इसीलिए पेसिमिस्ट कहा जाता है। हार्डी को क्या कहा जाता है, पेसिमिस्ट। इसी लाइन का ठीक अपोजिट उन्होंने कह रखा हार्डी ने। टॉमस हार्डी की बात चल रही है। नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है, टेनिसन वोन चांसलर मेडल एट कैम्ब्रिज ऑन हिज पोम। तो चांसलर मेडल जो इनको मिला टेनिसन को, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात चल रही है। विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं। तो इनको चांसलर मेडल मिला कैम्ब्रिज में। इनकी पोम के लिए, कौन सी पोम थी ये बताने हैं। 4 ऑप्शन हैं, यूलिसिस, द लेडी ऑफ सैलेट, टिम्बक्टू, लोटस इटस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इनको मिला था टिम्बक्टू के लिए। कब मिला था ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं इनको आप इनके नोट्स बना सकते हैं, और इनके ऑप्शन जो हम बता रहे हैं उनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। कभी भी जो है आपको जो भी कहीं पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं, उस क्वेश्चन को उतना ही मत पढ़िए, उससे रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अपनी एक जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट्स उसके बना लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, आपको एज इट इज़ नहीं मिल सकता क्वेश्चन। तो इसलिए नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं अपने स्तर से भी। नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑफ यूलिसिस सन। यूलिसिस जो लिखा था अभी हमने बात की, इनकी एक पोम भी है, किसकी, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। और नोवेल किसका है, जेम्स जॉयसे का है, यूलिसिस करके नोवेल है, ठीक है। और तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, टिमोथी, टिथोनस, टेलीमेकस और एंड्रोनिकस। 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर बताना है कि यूलिसिस का सन कौन था। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेलीमेकस। हु टर्म्ड सैली एज मेलेपोइक। तो किसने सैली को मेलेपोइक कहा, कीट्स ने कहा कि मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा, टी.एस. एलिट ने कहा, या जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये बताना है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9th, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मेलेपोइक इनको किसने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा था, मेलेपोइक कहा था। सैली कौन से एज से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिकिंस वर्क्स है, डिकिंस के जो वर्क्स हैं वो हैं उसमें उनमें देखने को मिलता है, कहने का मतलब ह्यूमर एंड पैथोज, नीदर ह्यूमर नॉर पैथोज, ना तो ह्यूमर और ना पैथोज, ये नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। ह्यूमर बट नो पैथोज, पैथोज बट नो ह्यूमर। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डिकिंस के वर्क्स में हमें ह्यूमर और पैथोज दोनों देखने को मिलता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म वाज रिटन बाय। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म वाज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है, अलेक्जेंडर पोप, पर्सिबियस शेले, विलियम बटलर ईट्स, थॉमस स्टर्न एलियट। तो इनके फुल नेम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कभी कभार फुल नेम भी पूछ लिया जाता है। तो
नेसेसिटी ऑफ एथीज में जो लिखा था, जब ऑक्सफोर्ड से इनको निष्कासित कर दिया गया था, किसको? पीबी शैले को। कब किया गया था ये आप बताएंगे। ये एक पैम्पलेट नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, इस पे लिखा था पीबी शैले ने, तो इसके लिए एक्सपेल कर दिया गया था इनको ऑक्सफोर्ड से। तो कब किया था ये आप बताएंगे, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पीबी शैले के द्वारा लिखा गया। व्हेन वॉज चार्ल्स लैम्ब बोर्न? चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ? यानी कि चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ ये पूछा जा रहा है हमसे। 1775, 1834, 1770, 1850। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1775। 1775 में इनका जन्म हुआ चार्ल्स लैम्ब का। चार्ल्स लैम्ब प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज इनको कहा जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की अगर बात करें फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, और फादर ऑफ एसेज की बात करें तो मॉन्टेग को कहा जाता है। फादर ऑफ एसेज, ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ एसेज मॉन्टेग को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। ड्रीम चिल्ड्रन भी इनका एक फेमस वर्क रहा है। चार्ल्स लैम्ब की बात चल रही। 1834 जो है इन्हीं की लाइफ से रिलेटेड है, तो ये आप बताएंगे 1834 में क्या हुआ था। और 17 अगर अगले ऑप्शन की बात करें यहाँ पे 1770 की, तो 1770 में जो हुआ था, जन्म हुआ था किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का, कुंबरलैंड इंग्लैंड में, कोकरमाउथ कुंबरलैंड इंग्लैंड में जन्म हुआ था, और 1850 में उनकी डेथ हो गई थी। और इससे भी मेन पॉइंट एक और है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1843 से 1850 तक वो क्या रहे? पोइट लॉरेट भी रहे, विलियम वर्ड्सवर्थ। 1850 से 1892 तक पोइट लॉरेट कौन रहते हैं फिर यहाँ पे? टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रहते हैं 1850 से 1892 तक, लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रहते हैं। और 1850 एक ऐसी डेट है जिसमें और भी जो एक और अगर इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें, विलियम वर्ड्स का प्रील्यूड लिखा तो गया था 1805 में, बट पब्लिश हुआ था पोस्ट्यूमसली, यानी कि उनकी डेथ के बाद 1850 में ही पब्लिश हुआ था द प्रील्यूड करके, जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट टर्म डज कीट्स यूज फॉर द ग्रेसन अर्न? तो ग्रेसन अर्न के लिए कीट्स ने कौन सा टर्म यूज किया? डॉक्टर, सोशोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट, हिस्टोरियन। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हिस्टोरियन। हिस्टोरियन टर्म इन्होंने यूज किया था ग्रेसन अर्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच पोम वॉज कॉल्ड द पोम टू कॉलरिज? विच पोम वॉज कॉल्ड द पोम टू कॉलरिज बाय वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोम जो है पोम टू कॉलरिज के नाम से जानी जाती है? यह पोम टू कॉलरिज कहा जाता है कौन सी पोम को? 4 ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। टिंटन एबे, इंटीमेशंस ओड, द प्रेल्यूड और सॉलिटरी रीपर। तो सॉलिटरी रीपर तो आपको पता चल गया होगा, इससे लास्ट वाली वीडियो में जब हमने बैलेट की बात की थी तो उसमें भी इसका नाम आया था सॉलिटरी रीपर का। तो इसके अतिरिक्त बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द प्रेल्यूड। द प्रेल्यूड को ही जो है पोम टू कॉलरिज भी कहा जाता है। इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बाद जो है ऑफलाइन क्लासेस का टाइम हो जाता है, तो समय की कमी के चलते अभी यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है, दिस स्लीप वॉकिंग सीन अकर्स इन। जो स्लीप वॉकिंग सीन है वो अकर होता है कौन से प्ले में? बात करें तो विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं किंग लियर, मैकबेथ, अथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो स्लीप वॉकिंग के लिए एक टर्म यूज किया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो और ये स्लीप वॉकिंग सीन किस में आकर होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैकबेथ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैकबेथ में आकर होता है। और इसके अलावा बात करें तो विलियम शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे, HOKM, हैमलेट, अथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस
चैनल में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी इतनी वीडियोज़ हैं कि सफिशेंट वीडियोज़ हैं। अगर आप वॉच करना चाहें तो लिटरेरी एजेस से रिलेटेड वीडियोज़ भी बना रखी हैं, जिनमें MCQs हमने डिस्कस कर रखे हैं एजेस बेस्ड, जो कि MP टेट की एक सीरीज़ चली हुई थी, जो कि बहुत पसंद की गई थी। MP टेट के जितने भी जो भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, उस एग्ज़ाम में, तो आप भी उनको वॉच कीजिएगा, क्योंकि लिटरेरी एजेस की अगर आपको अच्छी खासी समझ है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे उसके बाद ही। क्योंकि अगर आपको पता है कौन सी एज से कौन सा राइटर है तो उसके वर्क्स को आपको फिर थोड़ा बहुत डिटेल करने की ज़रूरत है, इसके बाद आप इजीली उनका आंसर दे पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।